प्रदेश के दिवंगत स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में राजकीय भवनों, चिकित्सालयों और विद्यालयों के नामकरण को लेकर उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा की अध्यक्षता में मंत्री परिषद उप समिति की बैठक हुई है। बैठक में इस पहल को राष्ट्र सेवा, त्याग और बलिदान की प्रेरणा देने वाला महत्वपूर्ण कदम बताया गया है। बैठक में कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल, बाबूलाल खराड़ी और शासन सचिव नवीन जैन मौजूद रहे। तो भवन नामकरण पर मंत्री परिषद उप समिति की बैठक, आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देने की दिशा में एक कदम। स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर अब राजकीय भवन होंगे। कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती 2024 की काउंसलिंग गाइडलाइन पर सवाल। सरकारी पीडीएफ में कैंडिडेट की फोटो के स्थान पर कौवे की तस्वीर, अभ्यर्थियों में दिखा आक्रोश। गाइडलाइन को बताया मजाक, युवाओं की गरिमा और मेहनत पर सवाल। सरकारी पीडीएफ में ऐसी रचनात्मकता प्रशासनिक लापरवाही या फिर युवाओं का अपमान, सबसे बड़ा सवाल। सोशल मीडिया पर गाइडलाइन वायरल हो रहा है। स्पष्टीकरण और सार्वजनिक माफी की मांग भी अब तेज हो चुकी है। युवाओं का सवाल है कि भर्ती प्रक्रिया कार्टून नहीं, भविष्य का सवाल है, और ऐसे में इस तरीके से कौवे की तस्वीर कैंडिडेट की फोटो की जगह पर लगाना कहां तक सही है। तो गाइडलाइन के इस डॉक्यूमेंट को लेकर अभ्यर्थियों में काफी आक्रोश देखने को मिला। युवाओं की गरिमा और मेहनत पर सवाल उठाए जाने को लेकर माफी की मांग की जा रही है। वहीं पोसालिया से खबर है। पोसालिया के ग्रामीण क्षेत्रों में यूरिया खाद की भारी किल्लत। रबी फसलों के लिए खाद की जरूरत बढ़ने से किसान बड़ी संख्या में खाद केंद्रों पर पहुंचे। घंटों लाइन में खड़ा होकर किसानों को इंतजार करना पड़ रहा है। इंतजार के बावजूद कई किसानों को यूरिया खाद नहीं मिल पा रही। सीमित आपूर्ति के चलते खाद केंद्रों पर अव्यवस्था के हालात बन गए हैं। खाद की कमी से किसानों में नाराजगी और बेचैनी बढ़ती जा रही है। किसानों की प्रशासन से यूरिया की शीघ्र और पर्याप्त आपूर्ति की मांग देखने को मिली। वो तो मेंबर है, वो तो खड़े हैं और अभी ताबड़तोड़ जो रसीद काटे और उसको कट्टे दे रही है। कितने समय से आया यूरिया? ये यूरिया करीबन आया होगा, करीबन 2 महीने से आया है। कितने घंटे से खड़े हो आप लोग? हम लोग सुबह 6 बजे से खड़े हैं, अभी तक नहीं दिए? अभी तक नहीं मिला। क्या कह रहे हैं ये लोग? एक सेकंड में हाथों हाथ अपन बना के उनको यूरिया दे सकते हैं। उनका कोई प्रावधान नहीं है कि 5 दिन पहले अपन यूरिया बना के आज उनको यूरिया वितरित करें। हाथों हाथ बना के अपन दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कितने कट्टा है? 500 कट्टे। 500 कट्टा जी। तो एक कट्टा एक किसान के हिसाब से और 2 कट्टा एक किसान के, मतलब जैसे किसी फार्मर बड़ा है तो उनका नाम और सिग्नेचर करके उनको 2 कट्टे दे। कितने महीने के बाद आए सर ये कट्टे? ये हमारे पास 1 महीने के बाद। 1 महीने के बाद। खाते वाले को खाद पूरा नहीं मिल रहा है, धक्का मुक्की हो रही है, बहुत परेशान खड़े रहते हैं 2-2, 3-3 दिन तक, तो खाद नहीं मिल रहा है। अब सब किसान यहाँ खड़े हैं, कोई किसान को खाद नहीं मिल रहा है। 1 कट्टा मिल रहा है, 1 कट्टे से क्या खेती करेंगे हम किसान? कम से कम 10 कट्टे तो मिलने चाहिए। 1 कट्टा खाद मिलता है, वहाँ 2-2 दिन खड़े रहना पड़ता है, तो खाद की पूर्ति नहीं हो रही है आगे से, तो यह क्या करें। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के जयपुर स्थित आवास पर अनंत श्री विभूषित महामंडलेश्वर श्री उत्तम स्वामी का पावन आगमन हुआ। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने उनसे आत्मीय भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त किया। देवनानी ने उत्तम स्वामी से अध्यात्म, भारतीय सनातन परंपरा, सामाजिक चेतना और राष्ट्र के सांस्कृतिक उत्थान जैसे विषयों पर सारगर्भित चर्चा की। महामंडलेश्वर उत्तम स्वामी ने अपने आशीर्वचनों में भारतीय जीवन मूल्यों, सेवा, सद्भाव और आध्यात्मिक चेतना के महत्व पर प्रकाश डाला। विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने कहा कि संतों का सानिध्य समाज को सकारात्मक दिशा देता है और लोक सेवा के कार्यों को नई ऊर्जा और प्रेरणा मिलती है। उन्होंने उत्तम स्वामी के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना भी की है। वहीं अलवर की खेड़ली में भाजपा सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर दूसरे दिन भी सफाई अभियान जारी रहा। ईओ नरसिंह मीणा के नेतृत्व में नगरपालिका कर्मचारियों ने अपने विभागों में सफाई की है। वहीं निरीक्षक विजय शर्मा और उनके कर्मचारी परिसर में स्वच्छता का संदेश दिया गया। साथ ही उपजिला अस्पताल में पीएमओ डॉक्टर अंकित जेटली के नेतृत्व में वार्ड और परिसर की सफाई कर कर्मचारियों को निरंतर स्वच्छता बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। तो सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में सरकारी भवनों का स्वच्छता अभियान
और अब आपको सीधा लेकर चलते हैं ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। हम जो ऐसे निःशुल्क 100 यूनिट बिजली प्राप्त करने वाले रजिस्टर्ड उपभोक्ता जिनको रूफ टॉप लगाने पर अब 150 यूनिट बिजली निःशुल्क मिलेगी और उसके लिए रजिस्ट्रेशन पे पोर्टल बना करके और उसका पोर्टल चालू किया गया था। पोर्टल चालू करने के बाद लगभग उसमें 2.5 लाख के लगभग उपभोक्ताओं ने रजिस्ट्रेशन करवा दिए हैं और उसमें से लगभग 1400 के करीब उपभोक्ताओं ने अपने रूफटॉप सोलर लगा लिए हैं और आज उन रूफटॉप उपभोक्ताओं को जयपुर डिस्कॉम के माध्यम से 169 ऐसे उपभोक्ताओं को लगभग 28,73,000 की सब्सिडी जारी की जा चुकी है। ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है जिसकी घोषणा हमारे मुख्यमंत्री जी ने बजट में की थी और उसकी क्रियान्विति की ये पहली शुरुआत है कि ऐसे रजिस्टर्ड उपभोक्ताओं को अपने रूफटॉप सोलर लगाने पर 17,000 रुपये अतिरिक्त दिए जा रहे हैं और उन्हें 33,000 रुपया पीएम सूर्यघर के माध्यम से मिलेगा और इस तरह से लगभग 50,000 रुपये की जो सब्सिडी उन्हें मिलेगी जिससे सोलर लगाने पर उन्हें 1.1 का सोलर लगाने पर अपने रूफटॉप पर 150 यूनिट उससे बनने वाली बिजली निःशुल्क मिला करेगी। और इस योजना के माध्यम से हमारे सभी प्रदेश के ऐसे उपभोक्ता जो ये शंका थी कि अब ये पोर्टल कब चालू होगा, हमें अगर सोलर लगाने के बाद सब्सिडी मिलेगी नहीं मिलेगी, उनका एक ये पोर्टल चालू होने के बाद भ्रम भी दूर हुआ है और एक जयपुर डिस्कॉम ने इसकी शुरुआत की है। जोधपुर अजमेर डिस्कॉम में भी शीघ्र इसकी शुरुआत हो करके और हम ऐसे सभी उपभोक्ताओं को 150 यूनिट तक का जो रजिस्ट्रेशन कराने के लिए पोर्टल पर उन्होंने करवाया है उनको 17,000 रुपये दे करके और 33,000 रुपये केंद्र से पीएम सूर्यघर के माध्यम से मिलने के बाद उन्हें ऐसे 150 यूनिट निःशुल्क बिजली मिला करेगी और उससे प्रदेश के बिजली तंत्र में एक नया मोड़ आ रहा है कि जिस तरह से हमारा प्रदेश राजस्थान पूरे देश में रिन्यूएबल एनर्जी में नंबर 1 है और इस योजना के चालू होने के बाद हर घर सोलर लगेगा जिससे कि वो उपभोक्ता अपनी। अब चलिए आगे बढ़ते खबरों में और बात करेंगे। पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक विवेक कुमार गुप्ता ने चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन का निरीक्षण कर यात्री व्यवस्थाओं में सुधार के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। रतलाम नीमच रेलखंड की महत्वपूर्ण परियोजना के तहत मार्च 2026 तक इसका कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। चित्तौड़गढ़ के ऐतिहासिक महत्व को ध्यान में रखते हुए स्टेशन के पुनर्सुधार के तहत कई महत्वपूर्ण कार्य किए जाएंगे। मवेशियों के ट्रैक में विचरण को रोकने के लिए दोनों ओर फेंसिंग की जा रही है। उन्होंने कहा कि रेलवे की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और गति बढ़ने के साथ दुर्घटनाओं में कमी आई है। इसी दिशा में सुधार और सुरक्षा कार्य जारी है। हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है और उसका कार्य मार्च 26 तक पूरा करने का लक्ष्य है और हमें पूरा विश्वास है कि मार्च 26 तक पूरा कार्य पूरा करेंगे। सर ये खासतौर पर चित्तौड़गढ़ बहुत ही ऐतिहासिक नगरी है, हम सबको मालूम है इसका बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक महत्व है। उसको मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर स्टेशन रीडेवलपमेंट का एक वर्क हम लोग सैंक्शन करने जा रहे हैं। अभी भी जो पूरा स्टेशन का प्रारूप है वो किले के रूप में बनाया गया है, उसको फर्दर और भव्य बनाने का हमारा प्लानिंग है। एंट्री एग्जिट स्मूथ हो जाएगा। दौसा में भजनलाल सरकार ने जिला अस्पताल को 7 करोड़ रुपए की लागत से बने अत्याधुनिक ट्रॉमा सेंटर का तोहफा दिया है। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने नए सेंटर का लोकार्पण किया जिसमें सड़क दुर्घटना और गंभीर मरीजों के लिए त्वरित इलाज, ऑनलाइन बुकिंग और ऑन कॉल विशेषज्ञ डॉक्टरों की सुविधा उपलब्ध है। पुरानी बिल्डिंग से शिफ्ट हुए सेंटर से मरीजों का बेहतर और व्यवस्थित उपचार मिलेगा। डॉक्टर मीणा ने डूंगरी बांध परियोजना पर भी कहा कि प्रभावित 9 गांवों के लोगों को पुनर्वास और 4 गुना मुआवजा दिया जाएगा। ये सब कमी को दूर करेगा। इसमें आने वाले अब रेफर करने की कोशिश करनी पड़ेगी। अलग अलग रेड वार्ड है, ब्लू वार्ड है।
वहीं भरतपुर में जिला कलेक्टर कमर चौधरी ने नगर निगम परिसर में शहरी सेवा शिविर का निरीक्षण कर अधिकारियों को निर्देश दिए कि नागरिकों को मौके पर जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिले और शिकायतों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने काउंटरों का अवलोकन कर कर्मचारियों से कार्य प्रणाली जानी और आमजन से फीडबैक लिया। साथ ही कहा कि शिविर में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उस टाइम में रह गए थे, जो फाइलें लगी हुई हैं उन फाइलों को किस तरीके से निस्तारण किया जाए, तो उसका फॉलोअप कैंप नगर निगम में भरतपुर में लगा हुआ है। इन्होंने काफ़ी उसके बीच में पट्टों की प्रोग्रेस की भी है। कच्ची बस्ती के कुछ पट्टे हैं, बाकी पट्टे हैं, मैंने अभी उनका निरीक्षण किया है। और बाकी भी कुछ जो पुरानी कॉलोनीज़ BDA द्वारा या UIT द्वारा पास की गई थी, उन कॉलोनीज़ के जो बचे हुए पट्टे हैं उनके लिए भी जो पहले आवेदन आए हुए हैं उन पर कार्रवाई हो रही है। तो मेरा आपके माध्यम से सभी भरतपुर वासियों से ये निवेदन है कि आपके कोई भी इश्यूज़ हों, पेंशन संबंधित कोई इशू है, पेंशन वेरीफाई नहीं हो रखी है, या कोई पट्टा संबंधित इशू है, या कहीं कोई बिजली का पोल ख़राब है, स्ट्रीट लाइट नहीं चल रही है, या कोई फेरो कवर या रोड टूटी है, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है, तो इस तरीके की कंप्लेंट्स आप लिखा सकते हैं यहाँ पे, और निगम की पूरी टीम जो है इसके। वहीं बारां जिले के अंतर रेलवे स्टेशन का कोटा मंडल DRM अनिल कालरा ने सुरक्षा और सुविधा व्यवस्था का निरीक्षण किया। उन्होंने पुराने बंद टिकट विंडो भवन के पुनः उपयोग और स्टेशन के बिजली पानी सुविधाओं की समीक्षा की, साथ ही व्यवस्थाओं में सुधार के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान समाज सेवी दुर्गा शंकर यादव ने कोटा जबलपुर ट्रेन को पुनः शुरू करने की मांग की, जिस पर DRM ने इसे जल्द चालू कराने का आश्वासन दिया। मौके पर इलेक्ट्रिकल, IW, टेलीकॉम, TRD और कमर्शियल विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। वहीं डीडवाना पंचायत समिति सभागार में राष्ट्रीय पेंशन दिवस पर पेंशनर समाज का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में सदस्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम में नव नामांकित सदस्यों का स्वागत किया गया और पेंशनरों ने अनुभव साझा करते हुए संगठन की मजबूती पर जोर दिया। अध्यक्ष गोकुल प्रसाद ने कहा कि सभी पेंशनरों की भागीदारी से ही उनकी समस्याओं का समाधान संभव है। कार्यक्रम में समय पर पेंशन भुगतान, चिकित्सा सुविधाएं, महंगाई राहत और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई और पदाधिकारियों ने इसे प्रशासन और संबंधित विभागों तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। वहीं बेंगू से बड़ी खबर, बिजली पोल पर कार्य करते समय करंट से ठेकाकर्मी की मौत। कुर्ता गांव में शट डाउन लेकर बिजली पोल पर कार्य कर रहा था ठेकाकर्मी और बिना सूचना के लाइनमैन ने खोला शटडाउन। ठेकाकर्मी श्यामलाल की मौके पर ही मौत हो गई। जिम्मेदारों की लापरवाही पर अब ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा है। मृतक के परिवार को 1 करोड़ मुआवजा और पत्नी को सरकारी नौकरी देने समेत कर्मचारी के विरुद्ध कार्रवाई की मांग पर अड़े हैं ग्रामीण। उप जिला चिकित्सालय बेंगू में बड़ी संख्या में ग्रामीण और ठेकाकर्मी मौजूद हैं। तो बिना सूचना के लाइनमैन ने शटडाउन खोल दिया, जिसकी वजह से ठेकाकर्मी श्यामलाल की मौके पर मौत। हमें जैन साहब ने आदेश दिया कि बांदोड़ा पेट्रोल पर जाओ और कार्य करो, लाइनमैन से पूछ लेना। और हम वहाँ मौके पर गए, लाइनमैन पुरुषोत्तम से बात की और हमने शटडाउन लिया गुणता बांदोड़ा पेट्रोल का। और लाइनमैन ने हमें शटडाउन दिया और शटडाउन के बाद में हमने कार्य किया 3 पोलों पर और चौथे पोल पर कार्य कर रहे थे और लाइनमैन ने लापरवाही से लाइन को ऑन कर दिया, जिससे हमारे साथी श्यामलाल की मौके पर ही मृत्यु। एंटी नार्कोटिक्स फोर्स जालोर चौकी और सादड़ी पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए रणकपुर घाट सेक्शन में नाकेबंदी के दौरान बड़ी सफलता हासिल की है। मंगलवार रात पुलिस को देखकर एक स्कॉर्पियो गाड़ी सवार तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए, जबकि वाहन की तलाशी में 460.23 किलोग्राम अवैध डोरापोस्ट बरामद किया गया। पुलिस के अनुसार तस्कर ये मादक पदार्थ चित्तौड़गढ़ समेत अन्य स्थानों से लाकर ग्रामीण रूटों के जरिए सप्लाई करते थे। पुलिस ने स्कॉर्पियो वाहन जब्त कर NDPS एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। और इस वक्त की बड़ी खबर जयपुर से, भाजपा प्रदेश मुख्यालय में SIR पर कार्यशाला। मुख्यालय में नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी। मंत्री सुरेश रावत, जोगाराम पटेल, जोराराम कुमावत पहुंचे कार्यशाला में। वहीं राष्ट्रीय मंत्री OP धनखड़ कार्यशाला में रहेंगे मौजूद। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी इस कार्यशाला में शामिल होंगे।
हमारे सहयोगी लाल सिंह फौजदार जुड़ गए इस खबर पर। लाल सिंह, कार्यशाला एसआईआर को लेकर और क्या जानकारी, कार्यशाला में किस तरह का पाठ पढ़ाएगा भाजपा नेतृत्व? देखिए, बिल्कुल एसआईआर को लेकर पार्टी शुरू से गंभीर है और लिहाजा उन्होंने सभी विधानसभाओं में सह प्रभारी लगाए और प्रयास ये रहा कि एसआईआर का नाम ढंग से हो और कोई वोट कटे ना। ये तभी संभव है जब निर्वाचन आयोग आपसे मांग रहा है जो डॉक्यूमेंट्स वो आप समय पर उपलब्ध कराएं, समय पर उनको मिले, उनको जानकारी दें। क्योंकि तमाम प्रयासों के बावजूद ये तस्वीर देखने को मिली। अगर राजस्थान की हम बात करें तो करीब कितने बड़ी संख्या में, यानी कि करीब 84 लाख के आसपास कटे हैं वोटर। जयपुर की बात करने तो 7 लाख के आसपास आंकड़ा पहुंचता है और ये केवल 3 पैरामीटर पे कटे हैं। एक उनकी डेथ हो गई है, एक जो एब्सेंट मिले और एक इन्होंने अपना डबल जगह उनके नाम थे, 2 जगह नाम थे। तो जो एब्सेंट मिले ये देखने वाली बात है, एक क्या डॉक्यूमेंट उपलब्ध नहीं कराना पाए, दोनों जो बातें बेहद गंभीर है। तो पार्टी चाहती है कि कम से कम उनका जो वोटर है, उनका जो वोट बैंक है, उसके तो सभी डॉक्यूमेंट पूरे दिए जाए ताकि कोई वोट ना कटे। ऐसे में पार्टी ने आज एसआईआर को लेकर कार्यशाला रखी है। उसमें उनके धनखड़ का उद्बोधन रहेगा, प्रदेश अध्यक्ष का उद्बोधन रहेगा, साथ ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का भी उद्बोधन रहेगा और इस दौरान ये बताया जाएगा कैसे आपको एसआईआर में काम करना है, कैसे इसकी नीति निर्धारण पर बात होगी, किस तरह आपको एसआईआर के पूरे काम को सफल बनाने में सहयोग देना, लोगों को जागरूक करना है, अपने मतदाताओं को जागरूक करना है। जी बिल्कुल लाल सिंह। और अभी फिलहाल सीएम भजनलाल शर्मा भी पहुंचेंगे, मदन राठौड़ पहुंचेंगे, कौन कौन से नेता पहुंच चुके हैं और कितने पदाधिकारी या भाजपा कार्यकर्ता इस कार्यशाला का हिस्सा हो रहे हैं? देखिए, अगर इसकी पूरी कार्यशाला की हम अपेक्षित कार्यकर्ताओं की बात करें तो प्रदेश पदाधिकारी सब रहेंगे। दूसरा, जो प्रभारी और सह प्रभारी हैं, एसआईआर को लेकर जो प्रभारी और सह प्रभारी बनाए गए वो दायित्ववान कार्यकर्ता ऐसे पहुंचेंगे। इसके साथ ही तमाम जयपुर में मंत्री, विधायक, जनप्रतिनिधि वो भी इस कार्यशाला में मौजूद रहेंगे। साथ ही राष्ट्रीय मंत्री ओपी धनखड़, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, इनका उद्बोधन भी मिलेगा। कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन मिलेगा, एसआईआर में किस तरह काम करना है, क्या अपनी भूमिका निर्धारित करनी है। चलिए, शुक्रिया लाल सिंह आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो भाजपा कार्यालय में एसआईआर मुद्दे को लेकर कार्यशाला और तमाम कार्यकर्ताओं को भाजपा नेतृत्व एसआईआर के मुद्दे को लेकर आरोपों पर किस तरीके से देना है जवाब या फिर कैसे अपने अपने क्षेत्र में एसआईआर के कार्य को देखना है, इन तमाम विषयों पर बात होगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सीमावर्ती जिले जैसलमेर में बुधवार को कांग्रेस जिलाध्यक्ष अमरदीन फकीर के नेतृत्व में जिला कांग्रेस कमेटी ने भाजपा सरकार के विरोध में शहर स्थित पार्टी कार्यालय से हनुमान चौराहा तक पैदल जुलूस निकालकर प्रधानमंत्री मोदी का पुतला दहन किया। शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस मौके पर पूर्व मंत्री शाले मोहम्मद, पूर्व जिला प्रमुख अंजना मेघवाल, पूर्व उप जिला प्रमुख भूपेंद्र बरुपाल, भारत जोड़ो यात्री विकास व्यास, पूर्व जिलाध्यक्ष गोविंद भार्गव और पूर्व जिला प्रवक्ता चंद्रशेखर पुरोहित समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत में शाले मोहम्मद ने कहा कि माननीय न्यायालय के फैसले ने स्पष्ट कर दिया है कि विपक्ष की आवाज दबाने के लिए जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया गया और नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी की कार्रवाई अवैध और दुर्भावनापूर्ण है। उन्होंने कहा कि मामले में न तो मनी लॉन्ड्रिंग का कोई प्रमाण है और न ही अवैध संपत्ति हस्तांतरण का आधार, और कांग्रेस सत्य, संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए मजबूती से खड़ी है। कांग्रेस पार्टी द्वारा जो हमारे नेता राहुल गांधी और यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया जी गांधी द्वारा के खिलाफ जो ईडी द्वारा आपने देखा कि काफी सालों से उनको परेशान किया जा रहा है, हैरेसमेंट किया जा रहा है। पूरे देश भर में जो विपक्ष के लोग हैं उन सभी को परेशान करने के लिए तमाम जो सरकारी एजेंसियां हैं उन एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। और आपने देखा होगा कि काफ़ी पिछले सालों में सोनिया गांधी जी जो हमारी बुजुर्ग नेता है उनको परेशान किया गया ईडी के कार्यालय के अंदर। राहुल गांधी जी हमारे जो युवा नेता है उनसे लगभग 50 घंटे ईडी द्वारा पूछताछ की गई। आप देखें, नेशनल हेराल्ड जो अखबार है जो कांग्रेस पार्टी द्वारा। वहीं लक्ष्मणगढ़ के मुकुंदगढ़ मार्ग पर स्थित सोनी रिपोर्ट में 3 ग्रेनेडियर के सेवानिवृत्त सैनिकों ने 1971 के भारत पाक युद्ध की ऐतिहासिक जीत पर जसपाल दिवस मनाया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में उपस्थित सैनिकों ने वीर शहीदों और रणबांकुरों को नमन कर श्रद्धांजलि अर्पित की।
कार्यक्रम में संबोधित करते हुए सेवानिवृत्त उमेद सिंह राठौर ने 1971 के युद्ध की ऐतिहासिक जीत पर जरपाल दिवस की बधाई दी और कहा कि भारतीय सेना ने उस युद्ध में सामरिक इतिहास में स्वर्णिम अध्याय जोड़ते हुए 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को अपने सर्वोच्च कमांडर के साथ आत्मसमर्पण करने पर मजबूर किया और एक नए देश के अस्तित्व की नींव रखी। आप सबको मालूम है 93,000 सैनिकों ने अपने सर्वोच्च कमांडर के साथ आत्मसमर्पण किया और ऐतिहासिक विजय प्राप्त करते हुए एक नए देश का अस्तित्व पैदा किया, वो है आज का बांग्लादेश। उसी युद्ध का जिसके हम लोग जिस पलटन से संबंध रखते हैं, 3rd ग्रेनेडियर जिसने बसंतर रिवर के ऊपर इस लड़ाई को लड़ा, 16 दिसंबर और 17 दिसंबर दोनों रात में 3rd ग्रेनेडियर ने जरपाल गांव को कैप्चर्ड करके ऐतिहासिक विजय हासिल की। इस विजय के बाद लगातार 6 काउंटर अटैक आने के बाद भी विजय को कायम रखा और आखिरी हमले में हम काफ़ी सालों से ये हमारा जरपाल दिवस आयोजन कर रहे हैं, लेकिन जब हमारा यूनिट इस लोकेशन में होता है तो हम सब एकत्रित होकर, हमारी यूनिट जहाँ होती है वहाँ हम सारे इकट्ठे होते हैं, लेकिन यूनिट किसी दूर दराज या फील्ड एरिया में जाने की वजह से हम लोग ये सेलिब्रेट नहीं कर पाते हैं। तो इस बार हमारे सीनियर्स और हमारे दिमाग में ये विचार आया कि क्यों ना हम एक जगह एक दिन इसी 17 दिसंबर को एक जगह एकत्रित होकर और ये प्रोग्राम शामिल करें, जिसका हमने नाम रखा जरपाल स्ले मिलन प्रोग्राम, जो कि आज 17 दिसंबर को आंतरोली ग्राम के सोनी होटल रिसोर्ट में रखा गया है। इसमें हमारे लगभग 100+ हमारे जो वीर योद्धाएं थे जिन्होंने 1971 की जो लड़ाई लड़ी है। वहीं अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के दतिया में स्वास्थ्य विभाग में संगठित भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है, जिसमें 11 वर्षीय बच्ची की नेत्रहीनता और आयुष्मान योजना से 43,000 की कथित अवैध वसूली शामिल है। पीड़ित पिता मूलचंद साहू ने जिला कलेक्टर को शिकायत में सरकारी डॉक्टर सिविल सर्जन डॉक्टर केसी राठौर और डॉक्टर पवन सोनी पर आरोप लगाया कि उन्होंने बच्ची को निजी अस्पताल दिव्य ज्योति नेत्र आरोग्य धाम में बुलाकर ऑपरेशन किया, जिससे उसकी दाहिनी आंख की रोशनी स्थायी रूप से चली गई और परिवार से 20,000 नकद वसूलने के साथ आयुष्मान कार्ड का दुरुपयोग कर 43,000 का बिल बनाया। आरोप है कि सरकारी अस्पताल और निजी अस्पताल के बीच मिलीभगत के तहत मरीजों को निजी एम्बुलेंस से स्थानांतरित किया जाता रहा। राजनीतिक संरक्षण और प्रशासनिक मिलीभगत के कारण अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे पीड़ित परिवार न्याय की आस में निराश है। बच्ची की आंख में चोट लग गई थी थोड़ा, तो मैंने केसी राठौर को जिला अस्पताल में सरकारी में दिखाया तो बोले यहाँ पे इसका ऑपरेशन नहीं होगा, मेरी प्राइवेट क्लिनिक पे देखेंगे इसको हम। तो हम साहब उसे 4 बजे चले गए, अपनी जांचें उन्होंने करवा ली 10-15 हजार रुपए की जो भी जांचें हैं। वहाँ के बाद फिर बोले इसका ऑपरेशन में डॉक्टर पवन सोनी द्वारा कर दिया, उसने भी 40-45 हजार रुपए ले लिए। उसके बाद फिर मेरी बच्ची की 10-15 दिन दिखी, उसके बाद दिखना बंद हो गया। फिर मैं दोबारा सर के पास गया, केसी राठौर ने, सर मेरी बच्ची की आंखों की रोशनी बिल्कुल भी चली गई। बोले पहले मुझे फाइलें दो, आप जो फाइलें वो फाइलें इन्होंने अपने ऑफिस में रख ली, बोले ये जमा होती हैं। बाकी बात फिर मेरी बच्ची की आंखों को बोले मैं अब कुछ नहीं कर सकता हूँ, आपकी बच्ची की आंख की रोशनी चली गई। तो इसकी लापरवाही से मेरी बच्चों की एक आंख की रोशनी बिल्कुल चली गई। अब मैं और दोबारा मैं कलेक्टर साहब